चलिए, आपका पिछला लेक्चर जो था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई थी। अब बेटा आपका फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ये दोनों हम करा दे रहे हैं, आयनिक भी हो रहा है और आपका केमिकल इक्विलिब्रियम भी। तो आइए एक एक क्वेश्चन करके आप करते चलो। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, 2019 का है, विच विल मेक बेसिक बफर। इनमें से कौन बेसिक बफर बनाएगा? पहला ऑप्शन सुनिए। अच्छा, बफर क्या होता है ये आपको मालूम होगा। बफर वीक एसिड या वीक बेस होता है प्लस उसका कंजुगेट पार्ट होता है। बफर जो होता है वो वीक एसिड या वीक बेस होता है प्लस उसका कंजुगेट क्या होता है, पार्ट होता है। यहाँ पे देखिए आपका 100 ml HCl और ये NaOH दोनों बेटा वीक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, बफर नहीं होगा। इसमें आपका 50 ml 0.1 मोलर NaOH है प्लस 25 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है। मतलब एसिटिक एसिड जो है ये वीक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखिए ये बफर होगा कि नहीं होगा। तो हम बी ऑप्शन चेक करें कि बफर होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए कैलकुलेशन करें। तो आपका बी ऑप्शन जो हो गया वो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बेटा क्या है, एसिटिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कितना है, 50 ml 0.1, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे 5। ठीक। और इसके बेटा जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो होंगे 2.5। ठीक। तो ये देखो ये कम मात्रा में है और ये ज़्यादा मात्रा में है। तो 2.5 इसके 2.5 के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बना लेगा, प्लस क्या बचा रहेगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट। तो ये बी ऑप्शन भी आपका बफर नहीं होगा। सी में आइए, आपका एसिटिक एसिड है और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सी को चेक करो ये बेटा बफर होगा कि नहीं होगा। तो सी में आपका जो है वो एसिटिक एसिड CH3 COOH प्लस NaOH, ये आपका होगा। इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड के हैं 10 होंगे और NaOH का कैलकुलेट कीजिए तो ये कितना होगा, 10 होगा। अब देखो इसका कैलकुलेट करो और ये दोनों 10 हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो बेटा ये केवल और केवल सोडियम एसिटेट बनेगा, कोई भी वीक पार्ट आपका बचेगा नहीं। अब आप आइए डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में चेक करो तो आपका बेटा बफर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे HCl है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। HCl आप चेक कीजिए कितना है, तो HCl के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 10 है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, 20। तो ये देखो इसका 10 और इसका 10 आपस में रिएक्ट करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अमोनियम क्लोराइड प्लस इसका 10 अमोनियम हाइड्रोक्साइड बचा रहेगा। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो ऐसा मिक्सचर है जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस है और इसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। मतलब ये बफर की क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है। तो बेटा ये आंसर आपका चला गया डी। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एग्जामिनर कह रहा है कि पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, द सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज। ये देखिए एग्जामिनर ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पीएच दी हुई है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी पूछ रहा है। तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी निकालने के लिए इक्वेशन लिखिए। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन होगा तो 1 मोल कैल्शियम आयन बनेगा प्लस 2 मोल हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। अगर बेटा हमें कैल्शियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन मालूम चल जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की केएचपी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए तो एग्जामिनर ने इसके लिए एक हिंट दिया हुआ है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसकी पीएच कितनी है, 9। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसकी पीएच 9 है, तो एक देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्सिल आयन होगा और हाइड्रोक्सिल आयन पीएच से नहीं किससे निकलेगा, पीओएच। तो अगर बेटा पीएच 9 है तो पीओएच कितना हो गया, 5। ये हुआ। तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कितना हुआ, 10 की पावर
अब एग्जामिनर कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो टोटल हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है जो 2OH है वो कितना है 10⁻⁵। 2OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁵ हुआ, तो ये देखिए ये 2 है तो ये 1 है। कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो इसके हाफ होगा, मतलब 10⁻⁵/2 होगा। अब हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन मिल गया, हाइड्रोक्सिल आयन का मिल गया, KSP निकाल लीजिए। KSP इक्वल टू हो गया कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁵/2 इंटू हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर मतलब 10⁻⁵ का स्क्वायर। ये 5 5 10 और ये 5 15 10⁻⁻15 और 10⁻⁻15 हुआ और ये बेटा हुआ तो ये आपका हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻15। चेक कर लीजिए आंसर सेकंड हो रहा है आपका। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एग्जामिनर कह रहा है कि पूछ रहा है कि कंजुगेट बेस फॉर ब्रोस्टेड एसिड वाटर एंड HFR। एग्जामिनर कह रहा है कि कंजुगेट बेस फॉर ब्रोस्टेड एसिड, ये एसिड है, वाटर और HF को एग्जामिनर एसिड कह रहा है और कह रहा है कि इनके कंजुगेट बेस क्या होंगे। तो बेटा एसिड का काम होता है H+ डोनेट करना, तो ये देखिए इसने H+ निकाला तो चेंज होगा OH- और HF ने H+ निकाला तो क्या इसमें चेंज हुआ F-, मतलब वाटर का कंजुगेट बेस OH- होगा और HF का कंजुगेट बेस F- होगा। आंसर चेक कीजिए OH- F-, ऑप्शन कौन सा चला गया डी। आइए अगले क्वेश्चन में। एग्जामिनर कह रहा है कि पीएच ऑफ 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखो ये बेटा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इसमें वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो इसकी जो मोलैरिटी होगी वही क्या होगी नॉर्मेलिटी। अब सुनिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा जो डाटा दिया हुआ है उसकी सहायता से पीएच नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा पीओएच, क्योंकि बेस है तो पीओएच निकलेगा। 14 में से आप माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा पीएच। तो आपका पीओएच ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू हुआ निगेटिव लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, या सीधे आप नॉर्मेलिटी रख दिया करो, ये नॉर्मेलिटी हो गई तो यहाँ से आपका बेटा माइनस लॉग और ये हो गया 10⁻⁻2, सॉल्व करो तो ये माइनस माइनस प्लस 2 और log 10 की वैल्यू 1, तो यहाँ से पीएच 2 आ गया। तो जो पीएच सॉरी पीओएच 2 आया हुआ है तो पीएच जो होगा वो 14 - 2 इक्वल टू 12 होगा। आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया सी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एग्जामिनर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट बोथ एज ब्रोस्टेड एसिड एंड एज ब्रोस्टेड बेस। कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ब्रोस्टेड एसिड और ब्रोस्टेड बेस दोनों की तरीके से बिहेव नहीं करेगा। बाइकार्बोनेट आयन ब्रोस्टेड एसिड भी हो सकता है, ब्रोस्टेड बेस भी हो सकता है, H+ दे भी सकता है, H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, अमोनिया H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है, बाइसल्फेट H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है, लेकिन HCl केवल और केवल H+ दे सकता है, H+ एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा सी। आइए अगले क्वेश्चन में। एग्जामिनर पूछ रहा है कि मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड का केएसपी दिया हुआ है इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड विल बी। एग्जामिनर कह रहा है कि मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इन 0.1 मोलर कैल्शियम फ्लोराइड विल बी। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, सॉल्बिलिटी पूछ रहा है और केएसपी दिया हुआ है कैल्शियम फ्लोराइड का। तो ये आपका बेटा कैल्शियम फ्लोराइड हुआ, कैल्शियम फ्लोराइड ब्रेक डाउन हुआ तो ये कैल्शियम आयन बनेगा प्लस 2 फ्लोराइड आयन में चेंज होगा। अब अगर बेटा इसकी सॉल्बिलिटी S तो इसकी भी सॉल्बिलिटी क्या होगी S और इसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी 2S। अब देखो कि सोडियम फ्लोराइड मिलाया जा रहा है तो वहां से भी फ्लोराइड आयन होगा तो ये फ्लोराइड आयन की फाइनल कंसंट्रेशन 0.1 ये हो गया। अब KSP का वैल्यू दिया हुआ है, KSP का वैल्यू ये बेटा आपका दिया हुआ है तो अब आप यहाँ से सॉल्व कीजिए कि KSP की वैल्यू की सहायता से सॉल्बिलिटी। तो यहाँ पे आपका होगा KSP है आपका 5.3। अच्छा एक चीज
केएसपी जो होती है ये सॉल्वेटिव प्रोडक्ट होती है, कांस्टेंट होती है, जो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण बेटा इस पे कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये आपका वही रहेगा 5.3 इंटू 10⁻11 इक्वल टू, सॉल्व करो, ये हो गया s और ये हो गया 2s प्लस 0.1। तो यहाँ से देखिए ये बेटा जो 2s होगा इसका स्क्वायर हो गया, ये जो होगा ये आपका नेग्लेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, ये आपका नेग्लेक्ट हो गया। अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, तो s और ये हो गया 0.1 का स्क्वायर, तो s इंटू 0.1 इंटू 0.1। अब इसमें सॉल्व करो तो ये नीचे आएगा यहाँ से, तो s इंटू 1/100 हो गया। ये बेटा इधर गया तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन जब आप करोगे तो जो आपका आंसर आएगा सॉल्वेटिव इक्वल टू वो आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻⁹। आंसर जो होगा वो कौन सा हो गया, सी। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। एग्जामिनर कह रहा है कि फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, फिर एग्जामिनर चार ये दिया हुआ कि किसको किसको मिक्सअप किया जा रहा है। फिर एग्जामिनर पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप देखिए तो कह रहा है कि किसमें पीएच कितना हो जाएगा, पीएच ऑफ विच ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। किसमें बेटा पीएच जो होगा वो 1 के बराबर होगा। पीएच 1 के बराबर होगा, इसका मतलब आपका जो होना चाहिए मीडियम वो कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 60 ml m/10 HCl, तो यहाँ पे इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना बच रहा है, 6 ये हो गया। और ये आपका हो गया इसका ग्राम इक्विवेलेंट 4। इसमें आइए तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो गया 5.5 और इसका हो गया 4.5। 4.5 इसमें आप चेक करो तो ग्राम इक्विवेलेंट होगा 15×5 = 75, 15 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और इसमें होगा 50×25 ये होगा। और इसमें आप चेक करो तो इसका हो रहा है 10 और इसका भी क्या हो रहा है, 10 हो रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इन तीन ऑप्शन में से आप ये देख लीजिए, ये आपका हो गया। अब सारे ऑप्शन में ये देखो, इसमें ना तो H प्लस बचेगा ना ही OH माइनस बचेगा। ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो पीएच कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इसमें से चेक कीजिए कि किसमें बेटा ये आपका आएगा, तो आपका जो ए है, ए में देखो तो आपका जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बच रहा है वो आपका हो गया 2। 2 इक्वल टू एनवी फाइनल ग्राम इक्विवेलेंट करो और वॉल्यूम, तो ये आपका हो गया 100 इंटू नॉर्मेलिटी। ये यहाँ से हो जाएगा नॉर्मेलिटी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻²। तो पीएच आपका जो होगा ये आ जाएगा 2 माइनस log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो आंसर कितना आ गया 1.7। अगले में आइए बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में आप देखो तो बी में चेक कीजिए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो बचेगा वो कितना होगा 1, ये आपका 1 हो गया। 1 इक्वल टू, अब वॉल्यूम टोटल 55 45 ये आपका हो गया 100, और इनटू नॉर्मेलिटी मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ से चेक करो तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू आ गई 10⁻⁻²। तो जो पीएच होगा वो हो गया बी ऑप्शन में। यहाँ पे आप जाइए थर्ड ऑप्शन में, सी में। सी में जाइए तो आपका 15 में से 5 गया, तो ये आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना बचा 10। तो 10 इक्वल टू ये आपका बेटा हो गया 100 इंटू नॉर्मेलिटी। यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो गई 10⁻⁻1, और नॉर्मेलिटी 10⁻⁻1 हुई तो पीएच कितना हो गया
1 हो गया, तो आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। एग्जामिनर पूछ रहा है कि द सॉल्वेबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इज, द सॉल्वेबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इज 2.42 into 10 की पावर -3 gram per liter at 298 Kelvin. The value of its solubility product is, एग्जामिनर ने BaSO4 की बेटा सॉल्वेबिलिटी दी हुई है और उसी का क्या पूछ रहा है, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो अब एक चीज देखिए, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट में जो सॉल्वेबिलिटी होती है वो मोलर कंसंट्रेशन होती है, और एग्जामिनर ने यहाँ पे चालाकी क्या की है कि इसको ग्राम पर लीटर में दे दिया है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करने वक्त इस ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में चेंज करो, फिर आप कैलकुलेशन कीजिए। और ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में चेंज करना हो तो इस डाटा को BaSO4 की मॉलिक्यूलर वेट से आप क्या कर दो, डिवाइड। तो ये देखिए सॉल्वेबिलिटी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो हो गई 2.42 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर, और इसको मोल पर लीटर में चेंज करने के लिए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 233 से हमने डिवाइड कर दिया। अब कैलकुलेशन कर लें, तो ये देखो बेटा BaSO4 ये आपका हुआ, ये टूटा, तो ये टूटेगा बेरियम आयन में और सल्फेट आयन में, सल्फेट आयन में टूटेगा। अगर ये बेटा सॉल्वेबिलिटी एस है तो ये भी सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, एस, और ये भी सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, एस। तो यहाँ से KSP इक्वल टू हो जाएगा एस स्क्वायर। अब एस की जगह पे ये दिया हुआ डाटा पर रखिए 2.42 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 233, और इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। जो भी आंसर होगा वो आपका आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन will favor maximum formation of product, मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये देखिए एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन चारों कंडीशन में से किस कंडीशन में मैक्सिमम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब देखिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है। तो एक देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीज हो रहा है, और रिएक्शन का नेचर एक्जोथर्मिक है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का नेचर हो तो टेम्परेचर कम होता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो अब टेम्परेचर का आंसर हो गया लो टेम्परेचर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा लॉस ऑफ लिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीज होते हैं, प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर ही क्या होती है, शिफ्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, आपका आंसर चला जाएगा पहला। ये अगला क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग, एक ये क्वेश्चन दिया है, ये दिया है, ये दिया है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर दिस रिएक्शन, ये तीन दिया है और इस रिएक्शन का पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि ये देखिए ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है जो हमें चाहिए, मेन चाहिए, वो सोचिए कि दिए हुए तीन के अकॉर्डिंग कैसे हमें मिलेगा। तो अमोनिया बेटा हमें लेफ्ट हैंड चाहिए, और अमोनिया किधर दिया हुआ है, राइट हैंड। तो सबसे पहले उस राइट हैंडेड अमोनिया को लेफ्ट हैंडेड अमोनिया में चेंज करो, मतलब रिएक्शन पलट दो। तो ये देखो रिएक्शन पलट गया, तो ये हो गया 2 अमोनिया, फिर आपका हो गया N2 प्लस 3H2। और ये देखो रिएक्शन को आपने बेटा पलट दिया, रिवर्स कर दिया, तो उसका कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, रिवर्स, मतलब K1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/K1। ये आपका हो गया। अब हमें बेटा O2 चाहिए, तो O2 दो में है, छोड़ दो अभी। NO चाहिए, तो ये देखो सेकेंड इक्वेशन में NO राइट हैंड में है, हमें किधर चाहिए, लेफ्ट हैंड में। तो हमने इसको रिएक्शन को पलट दिया, तो ये हो गया 2NO, दो ही NO चाहिए। तो ये आपका बेटा O2, ये देखिए NO राइट हैंड में चाहिए, NO राइट ही हैंड में दिया है, तो रिएक्शन को पलटिए मत, इस रिएक्शन को वैसे ही रहने दीजिए। तो ये आपका बेटा हो गया N2 प्लस O2, ये हो गया 2NO, 2NO, और ये आपका हो गया K2। अब हमें अमोनिया मिल गया, NO मिल गया, वाटर, वाटर देखिए किस रिएक्शन में, तो थर्ड में है। जिधर वाटर है उधर ही हमें चाहिए, लेकिन ये देखो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 3। तो बेटा ये जो थर्ड इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाइड कर दो।
ये आपका हो गया 3H2, 3H2 प्लस 3/2 2 gives 3 वाटर। अब हमें पूरी रिएक्शन मिल गई और ये देखो K3 आपने कुछ नहीं किया, वैसे ही रहने दिया है, लेकिन बेटा आपने कोफिशिएंट 3 से सबको मल्टीप्लाइड किया है तो K3 के पावर में वो कोफिशिएंट आ गई, तो ये हो गई K3 का क्यूब। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन मिल गई, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाइड कर दें तो जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगी, तो आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो बेटा K2 K3 जो होगा वो मल्टीप्लाइड होगा और K1 क्या हो जाएगा, ये 1/K1, ये K1 डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो गया K2 K3 का क्यूब अपॉन K1, K2 K3 का क्यूब अपॉन K1, तो आंसर कौन सा जाएगा, पहला। आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2C2O4 is 2.2 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4 is। एग्जामिनर बेटा Ag2C2O4 इसकी कंसंट्रेशन दिया हुआ है और Ag2C2O4 का सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक, लिखिए आप इक्वेशन Ag2C2O4 डिसोसिएट्स इनटू, ये आपका टूटेगा 2Ag प्लस C2O4 -2, ये आपका हुआ। अब यहाँ पे देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि Ag2C2O4 में जो सिल्वर आयन है उनकी कंसंट्रेशन इतनी है, तो बेटा Ag2C2O4 में एक सिल्वर आयन नहीं है, दो सिल्वर आयन है। एग्जामिनर उन दोनों सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन कितना कह रहा है, 2.2 इंटू 10 की पावर -4, और ये देखिए जो इसका कंसंट्रेशन होगा उसके हाफ होगा इसका, तो इसका कंसंट्रेशन हो गया इसका हाफ, 1.1 इंटू 10 की पावर -4। अब आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आपका बेटा जो KSP होगा वो हो गया 2.2 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर, कोफिशिएंट स्क्वायर में गया, इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर -4, 4 4 8 4 12, 10 की पावर -12 या उससे और इसको आप गुणा कर दीजिए तो वो आंसर आएगा। अब जो भी हो अपना चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आपका बेटा बड़ा है, ढंग से पढ़ लीजिए इसमें कि क्या क्या है। एग्जामिनर कह रहा है कि ये 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन्स CO2 at pressure 0.4 atmosphere and excess of strontium oxide. Strontium oxide. The volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. The maximum value for the container when pressure of CO2 attains a maximum value will be। एग्जामिनर कह रहा है एक 20 लीटर का कंटेनर है, 400 केल्विन पे है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 0.4। पहले से कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका प्रेशर कितना है, 0.4 एटमॉस्फेयर। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि एंड एन एक्सेस ऑफ स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बहुत ज्यादा मात्रा में स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है। द वैल्यू ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड by moving the movable piston fitted in the container. The maximum value of the container when pressure of CO2 attains maximum value। एग्जामिनर कह रहा है कि प्रेशर को घटा रहे हैं तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो रही है। ठीक, तो जब बेटा प्रेशर मैक्सिमम गिन चुका हो तो उस समय मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन देखें तो वहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मैक्सिमम प्रेशर कितनी है। तो यहाँ पे SrCO3, ये देखिए सॉलिड है, ये बेटा ब्रेक डाउन हुआ SrO, ये भी आपका सॉलिड है, प्लस CO2 गैस, ये आपका है, ये आपका है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बेटा हम Kp लिखें
तो ये सॉलिड है, इसका तो आपका पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, तो केपी इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और आप जानते हो कि केपी की वैल्यू कितनी है 1.6, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मैक्सिमम प्रेशर होगी वो 1.6 होगी। और इसी प्रेशर पे बेटा वॉल्यूम कितना होगा ये एग्जामिनर पूछ रहा है, जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि जब कंटेनर की वॉल्यूम 20 थी तो प्रेशर कितना था 0.4। तो हमारे पास अब इक्वेशन आ गया, आइडियल गैस इक्वेशन P1V1 इक्वल टू P2V2। ये वाला इनिशियल मानो तो आपका प्रेशर कितना है 0.4, जब वॉल्यूम कितना है 20 लीटर। अब एग्जामिनर कह रहा है कि जब प्रेशर मैक्सिमम 1.6 हो गया तो वॉल्यूम बेटा कितना होगा, तो ये देखिए ये आपका ये कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, V2 इक्वल टू कितना आ गया 5। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है द परसेंटेज ऑफ pyridine that forms pyridinium ion in a 0.1 मोलर एक्वस pyridine solution Kb4। तो यहाँ पे बेटा परसेंटेज डिसोसिएशन पूछ रहा है, मतलब एग्जामिनर अल्फा परसेंटेज अल्फा पूछ रहा है। तो आप जानते हो इक्वेशन होता है K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा K बाई सी, और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट K/C। अल्फा निकालिए, और परसेंटेज अल्फा निकालने के लिए 100 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो यहाँ से हो गया परसेंटेज अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10⁻⁹। सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू है आपकी 0.1, और बेटा यहाँ पे परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बेटा बाहर आया तो 3 त्रिका 9 3 होगा, और ये 17, 4 चौको 17, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻3। इस टाइप से ये आपका आंसर आ जाएगा, ये 100 है। अगला ये क्वेश्चन नंबर 14, एग्जामिनर कह रहा है कि द सॉल्वेबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड विथ सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट इतना इन 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेटा सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, और सॉल्वेबिलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ से आइए AgCl सॉल्व कीजिए। AgCl ब्रेक डाउन होगा तो ये होगा Ag प्लस और Cl माइनस में, इसकी सॉल्वेबिलिटी S तो इसकी भी सॉल्वेबिलिटी S, इसकी भी सॉल्वेबिलिटी S, लेकिन NaCl से एक्स्ट्रा 0.1 मोलर ये बेटा आपका जो है वो क्लोराइड आयन मिल रहा है। अब यहाँ से KSP का फार्मूला हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻10। अब S इंटू ये कर दो तो ये हो गया S स्क्वायर प्लस 0.1 S। अब यहाँ पे देखिए ये पहले से ही माइनस में होता है सॉल्वेबिलिटी, स्क्वायर करोगे तो और माइनस में आएगा, मतलब नेग्लेजिबल होगा, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से बेटा ये 0.1 और ये, या यहाँ से देखिए तो ये 0.1 यहाँ पे गया तो आपका क्या हो गया 10 हो गया, 10 इधर गया, फिर वो नीचे आया तो यहाँ पे 10⁻⁹ हो गया। तो सॉल्वेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये आपका हो गया आंसर बी। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 15। एग्जामिनर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लेविस बेस। इन चारों कंपाउंड में से बेटा कौन लेविस बेस की तरीके से बिहेव करेगा, मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी। तो ये देखिए लेविस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर डोनेट करता है, कोई चांस नहीं है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन बेटा कोई भी लोन पेयर नहीं है। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड अपने डिफिशियंसी होती है, लेकिन PF3 में फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर होगा और वो अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो मोस्ट लाइकली लिविस बेस की तरीके से क्या करेगा बिहेव करेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। आइए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है कि My and NY3 two nearly insoluble salts have the same KSP value of 6.2 into 10⁻⁻3 at room temperature. Which statement would be true in regard to My and NY3? एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास दो इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं, एक है My और दूसरा है NY3, दोनों की KSP सेम है
6.2 इंटू 10⁻13 और यहाँ पे भी है 6.2 इंटू 10⁻13। अब आपको चारों ऑप्शन पढ़ के उसमें से सही आंसर लगाना है। इस दोनों की केस भी सेम। अब ये देखिए कि क्या इन्होंने कहा हुआ है, the salt My and Ny3, the salt My and Ny3 are more soluble in 0.5 molar Ky than in pure water। अब ये देखो एग्जामिनर कह रहा है कि 0.5 मोलर Ky में सॉल्ट जो होंगे वो प्योर वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा सॉल्युबल होंगे। गलत बात है। ये देखिए जब इन सॉल्ट में आप 0.5 मोलर Ky मिक्सअप करोगे तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा और कॉमन आयन इफेक्ट के कारण सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला एग्जामिनर कह रहा है कि द एडिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ Ky टू सॉल्यूशन My एंड Ny3 will have no effect on their solubility। ये भी बेटा गलत बात है। सॉल्युबिलिटी पे तो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। अगला द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My एंड Ny3 इन वाटर आर आइडेंटिकल। ये देखिए दोनों बेटा सेम टाइप के आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये आपका बाइनरी है और ये क्वाटनरी है। तो दोनों में सॉल्युबिलिटी आप सॉल्व करोगे तो अलग आएगा। तो सॉल्युबिलिटी अलग आएगी तो ये भी आपका स्टेटमेंट अलग है, आइडेंटिकल। अब मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My इन वाटर इज लेस देन Ny3। ये बात बेटा सही है। ये देखो आप सॉल्व करो तो ये My है और ये क्या है, Ny3। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये देखिए ये s स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6.2 इंटू 10⁻³ ये हो गया। और यहाँ पे सॉल्व करो तो ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8। ये होगा आपका, सॉल्व कर लीजिए तो s और 3s का क्यूब, 3 त्रिका 27 और ये हो गया s4। तो 20s4 इक्वल टू हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये सॉल्व करोगे तो ये माइनस में ज्यादा आएगा और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये माइनस में क्या आएगा, ये कम आएगा। ये देखो 4 बार तो ये माइनस में क्या आएगा, कम आएगा। और माइनस में कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब Ny3 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी जबकि Mi की क्या होगी, कम होगी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपका, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 17। if the equilibrium constant for N2 plus O2 gives 2NO each, 2NO each K, then equilibrium constant for 1 by 2 N2 1 by 2 O2 gives NO each। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर बेटा कोफिशिएंट यूज किया है और आप जानते हो कि के जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होती है वो जनरली चेंज नहीं होती है। केवल और केवल दो बातों पे चेंज होती है, एक होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। अब इसमें देखो कोफिशिएंट का यूज हो गया, मोड चेंज हो गया। तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट यूज करोगे वो पावर में चला जाएगा। तो जो आपका फाइनल रिएक्शन है उसका जो के डैश होगा वो होगा के, और के का ऊपर कोफिशिएंट कितना लगा दीजिए, हाफ। तो आंसर हो जाएगा के की पावर हाफ। तो ये आपका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18। आइए, व्हाट इज द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम, व्हाट इज द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH, 0.1 मोलर NaOH एंड 0.1 मोलर HCl आर मिक्स। अब यहाँ पे देखिए दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो बेटा अल्फा का कोई यूज नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन देखो जो ज्यादा मात्रा में होगा, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे वो बेटा बच जाएगा और पीएच को वही डिसाइड करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे NaOH की जो अमाउंट है वो ज्यादा है और बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड की जो अमाउंट है ये क्या है, कम है और ये ज्यादा है। तो NaOH बचेगा और NaOH बचेगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक। और सॉल्यूशन बेसिक होगा तो पीएच 7 से क्या होगा, ज्यादा। तो तुरंत आंसर लगाना हो तो चेक कीजिए कि किस ऑप्शन में पीएच 7 से ज्यादा है। तो ये देखिए डी, सीधे आंसर लगा दीजिए, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। अगला, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज
बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, फ्रक्टोज, एसिटिक एसिड। ये देखिए फ्रक्टोज और एसिटिक एसिड नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अमोनिया वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड ये कंपैरिजन वाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर। एग्जामिनर पूछ रहा है कि चार ऑप्शन में से कौन सा एसिडिक बफर नहीं होगा। एसिडिक बफर वो होता है जिसमें वीक एसिड होता है और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होता है। एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, ये बेटा एसिडिक बफर होगा। कार्बोनिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एसिडिक बफर होगा। फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम फॉस्फेट, ये बेटा एसिडिक बफर होगा। लेकिन पर क्लोरिक एसिड और सोडियम पर क्लोरेट, ये बेटा एसिडिक बफर नहीं होगा, या बफर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो आपका आंसर चला गया डी। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। एग्जामिनर कह रहा है कि द केएसपी ऑफ Ag2CrO4, AgCl, AgBr एंड AgIr रेस्पेक्टिवली 10 की 1.1 इतना, 1.8 इंटू 10 की पावर -10, 5 इंटू 10 की पावर -13, 8.3 इंटू 10 की पावर -7। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल precipitate last if AgNO3 solution is added to the solution containing equal moles of sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide and sodium chromate। ठीक, अब जो जो एग्जामिनर कह रहा है पहले उसको हम लिखते चले। तो एग्जामिनर ने Ag2CrO4 दिया हुआ है, एग्जामिनर AgCl दिया हुआ है, एग्जामिनर AgBr दिया हुआ है, Br दिया हुआ है और एग्जामिनर AgI दिया हुआ है। अब एग्जामिनर इनकी केएसपी की वैल्यू दिया हुआ है। पहले की केएसपी है 1.1 इंटू 10 की पावर -12। एजीसीएल की केएसपी है 1.8 इंटू 10 की पावर -10। एजीबीआर की केएसपी है 5 इंटू 10 की पावर -13। और एजीआई की जो केएसपी है वो है 8.3 इंटू 10 की पावर -17। सबकी केएसपी दी है। अब एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट में हम इक्वल मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड NaBr, NaI और Na2CrO4 बराबर बराबर मात्रा में मिला है। किसका सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेशन होगा? एग्जामिनर कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट में इक्वल अमाउंट ऑफ NaCl, सोडियम ब्रोमाइड, आयोडाइड, सोडियम क्रोमेट, इनको मिलाया गया। तो बेटा ये सिल्वर क्रोमेट, सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बने जिनकी केएसपी इतनी इतनी है। तो सबसे लास्ट प्रेसिपिटेशन किनका होगा? अब आप देखो, ये बताइए जो मोर सॉल्युबल होगा उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, जो लिस्ट सॉल्युबल होगा उसका क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। और एग्जामिनर कह रहा है कि सबसे लास्ट में कौन प्रेसिपिटेट होगा? तो सबसे लास्ट में वही प्रेसिपिटेट होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो ये देखिए, ये तीनों बाइनरी हैं, जबकि ये क्या है? टर्सरी। और टर्सरी में बेटा आप सॉल्व करोगे तो सॉल्युबिलिटी जो आएगी वो क्या आएगी? मैक्सिमम। तो इस केस में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या आएगी? मैक्सिमम। और सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी तो प्रेसिपिटेशन क्या होगा? लास्ट। तो जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? Ag2CrO4। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22। एग्जामिनर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए reversible process in a state of equilibrium, delta G naught equal to minus 2.303 RT log K, delta G naught equal to 2.3। ये देखिए इक्वेशन जो होता है वो होता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G naught प्लस
2.303 RT log Q। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे Q किस में चेंज होगा? Kc में, और ये हो गया 0। तो ये देखो डेल्टा G नॉट इक्वल टू होगा, ये माइनस पलटेगा, तो यहाँ से हो गया डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2.303, ये हो गया RT और ये हो गया log K। तो आप मैच कर लीजिए आंसर, डेल्टा G नॉट इक्वल टू ये हो गया -2.303 RT log K। यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो कौन सा चला गया? E। क्वेश्चन नंबर 23 में एग्जामिनर कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1.6 into 10 की पावर 12, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन। हमने आपसे बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा हो तो रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, प्रोडक्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम होता है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होता है, रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Q की वैल्यू या Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से ज्यादा हो और 10 की पावर 3 से कम हो तो इक्विलिब्रियम लगभग जो होता है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और वहाँ पे क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। अब यहाँ पे ये बेटा जो वैल्यू है वो 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 3 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुका है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो चुका है, मतलब मोस्टली क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। तो आंसर आपका कौन सा गया? ए। आइए अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच। सबकी हाइड्रोलिसिस कराओ, तो ये देखो यहाँ पे HCl मिला, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड मिला, यहाँ पे NaCl मिला, यहाँ पे कॉपर सल्फेट। ठीक, ये बेटा न्यूट्रल होगा, 1 KOH, 1 मोल KOH प्लस HCl न्यूट्रल होगा, पीएच 7 होगा। इसका भी एक Na और एक Cl, पीएच कितना होगा? 7। NaOH प्लस HCl, तो ये भी लगभग न्यूट्रलिटी मेंशन करेगा। ये हो गया कॉपर सल्फेट, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ये बेटा वीक बेस हुआ, वीक बेस हुआ, और ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका पीएच जो होगा वो क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। अब Na2CO3 की हाइड्रोलिसिस कराओ तो 2 मोल NaOH बनेगा प्लस 1 मोल कार्बोनिक एसिड का क्या होगा? फॉर्मेशन, ये वीक एसिड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो पीएच 7 से ज्यादा होगा, और 2 होने के कारण पीएच बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा पीएच जो होगा वो किस में जाएगा? सी ऑप्शन में। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यूजिंग द गिव्स एनर्जी चेंज, डेल्टा G नॉट इक्वल टू होगा प्लस 63.3 किलो जूल फॉर द रिएक्शन। इस इक्वेशन के लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इतना दिया हुआ है, द KSP ऑफ ये देखिए आपका इक्वेशन होता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log Q। सॉल्वेलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मिलता है, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KSP। अब ये देखिए डेल्टा G नॉट दिया है, R की वैल्यू 8.31 दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है, सारे डाटा रखिए। आपका जो आंसर होगा log KSP का वो आपका आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2 अमोनिया प्लस हीट, प्लस दिया हुआ है, और प्लस दिया हो तो ये क्या हो गया? एक्चुअल। ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो बेटा ये रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी शिफ्ट होगी जब टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर क्या होगा? हाई। टेम्परेचर लो और प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई। तो बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ये आपका आंसर चला गया। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। एग्जामिनर कह रहा है कि फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp एंड Kp डैश आर
equilibrium constant at T1 and T2 respectively, assuming heat of reaction is constant in the temperature in between T1 T2। तो क्या होगा? तो ये देखो आप कह रहे हो कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में बेटा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर कम होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो केपी ज्यादा होगा, केपी डैश क्या होगा? कम होगा। आइए अगला, KMnO4 can be prepared from K2MnO4 as per the reaction। ये आपका दे रहा है the reaction go to completion by removing OH minus by adding। एग्जामिनर कह रहा है कि इस रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट कराना है, और कैसे कंप्लीट कराना है? OH माइनस को हटा के। तो हम क्या मिलाएं इनमें से? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ढंग से सुनिए इसकी रीजनिंग, ये आंसर है। क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, वो इस बेस को रिमूव करेगा, और दूसरा काम ये करेगा कि जो यहाँ पे Mn है वो +7 है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे तो OH माइनस को तो निकालेगा, लेकिन साथ में कार्बन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो MnO4 माइनस जो बना इसको फर्दर ऑक्सीडाइज तो नहीं कर सकता है, और बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये रिड्यूस भी नहीं करेगा, मतलब ये जो है इसको ऐसे ही रहने देगा। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ये भी बेटा आपका एसिडिक नेचर का होता है, HCl ये भी एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट साथ में होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये देखो दोनों OH माइनस को तो हटा लेंगे, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण जो ऑक्सीडेशन नंबर Mn का +7 है उसको +2 में, +5 में या +1 में जो भी आपका होता है उसमें क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। और ये बेटा बेस है, बेस बेस को रिमूव नहीं करेगा। तो जो आंसर जाना चाहिए सबसे अच्छा वो कार्बन डाइऑक्साइड है। दो रीजनिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, बेस को रिमूव करेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, पर मैग्नेट में Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर +7 है उसको रिड्यूस नहीं करेगा। आइए अगला क्वेश्चन, which of these is least likely to act as Lewis base? कौन सबसे खराब Lewis base होगा? BF3। ठीक, BF3 Lewis एसिड होता है, Lewis base नहीं होता है। ये अगला क्वेश्चन है, accumulation of lactic acid, accumulation of lactic acid, a monobasic acid in tissue leads to pain and failing to fittage in 0.1 molar aqueous solution। lactic acid is इतना डिसोसिएट्स, द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। फार्मूला लगाइए, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। C आपका बेटा दिया है कितना? 0.1। अल्फा परसेंटेज के फॉर्म में दिया है 3.7, परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन 100 इंटू 3.7 अपॉन 100। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एग्जामिनर कह रहा है कि at 100 degree centigrade KWF water is 55 times its value at what will be pH। pH बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ रहा है, तो सबसे पहले KW देखिए क्या दे रहा है, 55 इंटू जो 25 पे होता है, और 25 पे KW कितना होता है? 10 की पावर -14। तो ये आ गया। अब pH पूछ रहा है, तो pH निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए, और KW के फॉर्म में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेटा होगा √KW, या KW का हाफ। अब यहां से सॉल्व करो तो pH इक्वल टू हुआ, pH इक्वल टू हुआ निगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहां से हो गया निगेटिव लॉग, और बेटा जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कितनी है? KW की पावर हाफ, और KW कितना है? 55 इंटू 10 की पावर -14 और इसका पावर हाफ। अब ये सॉल्व कीजिए तो ये हाफ पहले आ जाएगा, तो यहाँ से आपका pH इक्वल टू हुआ हाफ। अब ये आपका ब्रैकेट में हुआ -log 55, और ये देखो ये प्लस होगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस होगा, -log 10 की पावर -14। अब
अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो ये देखो, ये आपका बेटा ये होगा तो ये पीछे आएगा, तो ये पूरा का पूरा सॉल्व हुआ, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये पूरा यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तो ये हुआ पी एच इक्वल टू हाफ, ठीक। ये हुआ बेटा माइनस, और ये देखिए log 55 की वैल्यू एग्जामिनर ने दे रखी है 1.74, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 14। यहाँ से सॉल्व करो तो ये हो गया हाफ, और ये आपका सॉल्व होगा तो 14 में से 1 गया 13, 13 और 13 में से 0.74 गया तो 680, 0.26, 12.26 सॉल्व कर लो तो आंसर हो गया 26 या 12, 2 1 2, 2 3 6, 6.13। ये आपका आंसर आ रहा है। तो आंसर जो होगा वो आपका क्या हो गया, डी। ये अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। एग्जामिनर कह रहा है कि वैल्यू ऑफ केएसपी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्जिलेट आर 4.7 into 10 की पावर -9 and 1.3 into 10 की पावर -9 respectively at 25 degree centigrade if the mixture of these two washed with water, what is the concentration of calcium ions in water? एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्जिलेट है, दोनों का अलग अलग केएसपी है। दोनों की केएसपी को बेटा मिला दिया गया, मतलब दोनों को कंपाउंड को मिला दिया गया और उस मिक्सचर को वाटर के साथ वॉश आउट कर दिया गया। तो जो मिक्सचर होगा उसमें कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। अब ये देखिए क्वेश्चन बेटा हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, करने का तरीका बता दे रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका मेंस में था। ये क्वेश्चन आपका मेंस में आया है, कैलकुलेशन इसका बहुत लेंदी है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस मिनिमम है। फिर भी आपका क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, कैल्शियम आयन और कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन CO3 -2। अब ये दूसरा आपका है कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट CaC2O4, ये टूटा कैल्शियम आयन प्लस ऑक्जिलेट आयन C2O4 -2। हमने माना कि बेटा इसकी जो सॉल्वेबिलिटी है वो कितनी है, x, तो ये भी x होगा और ये भी क्या होगा, x। शुरू में इनिशियल कंडीशन में इसकी y है तो इसकी भी क्या होगी, y सॉल्वेबिलिटी होगी, और इसकी भी क्या होगी, y होगी। अब ये देखिए दोनों को मिक्सअप कर दिया गया एक साथ, तो बेटा कैल्शियम आयन x प्लस वाई हो गया, और यहाँ भी कैल्शियम आयन क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया। एक ये चेंज आया। एक चीज और, केएसपी जो होती है वो आपकी सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट होती है, एक टाइप की कांस्टेंट होती है, केवल और केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, डाइल्यूशन नेचर इन सब फैक्टर से इंडिपेंडेंट होती है, तो वो बेटा चेंज नहीं होगा। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट की केएसपी लिखें, कैल्शियम कार्बोनेट की जो केएसपी होगी वो आपकी होगी x प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल टू 4.7 इंटू 10 की पावर -9, ये होगा। और दूसरा हो गया x प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू 1.3 इंटू 10 की पावर -9। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन है पहला और ये इक्वेशन है दूसरा, हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, 1/2 कर दिया, तो बेटा 1/2 करने पे आपका आएगा x अपॉन वाई इक्वल टू 4/7 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 1.3 इंटू 10 की पावर -9। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए तो 13 तिया 39, 13 चौको 52, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ से बेटा x प्लस वाई 3 पॉइंट समथिंग आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग हमें मिल जाएगा, मतलब या तो x या y एक दूसरे के टर्म में मिल जाएंगे। अब इनमें से एक बार x निकालिए y के टर्म में, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो बेटा y आपका आ जाएगा, और यहाँ से एक बार आप y को x के टर्म में रखिए,
तो y को x के टर्म में निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, फिर वहां से x कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब x बाई वाई इक्वल टू जो आ रहा है उसकी सहायता से आप x y अलग अलग इन दो इक्वेशन में रखिए, तो हमें x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट। और x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो हमें कंसंट्रेशन भी कैल्शियम आयन का क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। x और y को दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 33। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड is इतना। In order to prepare a buffer of solution with pH equal to 5, the salt upon acid ratio should be। तो ये देखो pH 5 है, pH 7 से कम है, मतलब एसिडिक बफर है। और एसिडिक बफर हुआ तो आप निकालिए pH का फार्मूला। pH इक्वल टू होता है pKa। pH इक्वल टू होगा pKa, और Ka दिया हुआ है -10⁻⁻4, तो pKa होगा 4। pH इक्वल टू यहाँ से पी के देखो आपका होगा यहाँ से pKa इक्वल टू माइनस लॉग Ka। और Ka की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻4। तो ये इधर गया तो pK इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो ये हो गया 4। तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड केवल इतना ही पूछ रहा है। अब यहां से देखिए लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड इक्वल टू होगा 1। तो बेटा यहां से सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग उधर गया तो एंटी लॉग हुआ, और एंटी लॉग में बेस जो होता है उसी के ये पावर में चला जाता है, तो 10⁻1 मतलब 10। तो आंसर होगा 10:1 आपका बी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। 34 आप देखिए, तो एग्जामिनर कह रहा है कि पीएच ऑफ saturated solution of barium hydroxide is 12, the solubility of the value of solubility product KSP of barium hydroxide is। एक टाइप का क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था इसी टाइप का था। आइए सॉल्व करते हैं। ये देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बेटा ब्रेक डाउन हुआ तो ये बेरियम आयन बनेगा प्लस 2OH माइनस बनेगा। अगर हम बेरियम आयन और OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाल लें तो हमारा का न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व। और उस न्यूमेरिकल को निकालने के लिए एग्जामिनर ने हेल्प बेरियम हाइड्रोक्साइड का पीएच दिया हुआ है। लेकिन बेटा हमें OH माइनस से मतलब है, H से नहीं है। तो हम पीएच सबसे पहले पीओएच निकालें, तो पीओएच कितना हो गया, तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻, ये आपका हो गया। ठीक। अब देखो 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड टूट रहा है, तो जितने मोल हाइड्रोक्सिल बन रहे हैं उन पूरी हाइड्रोक्सिल का कंसंट्रेशन 10⁻2 है। तो 2 हाइड्रोक्सिल का कंसंट्रेशन 10⁻2, तो इसका होगा 10⁻2/2, उसका हाफ है। अब यहाँ से KSP निकालें तो KSP इक्वल टू हो गया बेरियम आयन का कंसंट्रेशन 10⁻2/2 इंटू हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 10⁻2 और कोफिशिएंट का पावर। ये 4 4 2 6, और यहाँ पे ऊपर 10 रख दो तो 10⁻7, नीचे भी 10, 5 आपका हुआ, तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पे हो गया बी। 35। आइए एग्जामिनर कह रहा है कि इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट पीएच वैल्यू, हाईएस्ट पीएच पूछ रहा है। ये देखो यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl। यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3HCl। और ये देखिए बेरिलियम क्लोराइड, तो ये हो गया BeOH का होल ट्वाइस प्लस। अब देखो
यहाँ पे जो आंसर होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम, बेरियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम। अब लिथियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड को देखो तो लिथियम बहुत ऊपर होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बहुत नीचे होता है, और नीचे वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो आंसर क्या चला गया? ए। आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है बफर सॉल्यूशन है कांस्टेंट एसिडिटी एंड बेसिसिटी बिकॉज। इसका आंसर होगा पहला, दिस गिव अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडिड एसिड और अल्कली। तो ये आपका डेफिनेशन से है बफर पे। आइए अगला क्वेश्चन। गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन SO2 plus O2 gives SO3 has a value of 278 at a particular temperature. What will be the value of equilibrium constant for this reaction? ये देखो, इस रिएक्शन के लिए बेटा केसी की वैल्यू दिया हुआ है और इसके लिए पूछ रहा है। इसके लिए तो देखो दोनों में क्या है, उसने इस रिएक्शन को पलट दिया है और हाफ से क्या कर दिया, डिवाइड। तो के इस रिएक्शन के लिए होगा 1/278 और बेटा कोफिशिएंट उसने कितना यूज कर दिया है, हाफ। हाफ कोफिशिएंट यूज किया तो हाफ किस पे चला गया, पावर। तो ये हो गया हाफ। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, जो भी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर कह रहा है कि given the reaction between two gases represented by A2 and B2 to give the compound AB. At equilibrium, the concentration of A2, B2 and A3 इतना है. If the reaction takes place in a sealed vessel at 527, then the value of Kc. इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एग्जामिनर ने ए बी और ए बी का, A2 B2 और AB का वैल्यू दिया हुआ है और Kc पूछ रहा है। तो सिंपल है आपका, Kc इक्वल टू हो गया ए बी का स्क्वायर अपॉन A2 इंटू रख दीजिए। तो यहाँ से Kc इक्वल टू हो गया, ए बी की वैल्यू है 2.8, तो ये हो गया 2.8 इंटू स्क्वायर करना है, 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन A2 देखिए कितना है, तो A2 बेटा जो है वो है आपका 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और B2 जो है वो कितना है 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो ये और ये आपका कट गया, ये नहीं कटेगा, मतलब ये आपका कट गया। अब हमारे पास बचा हुआ है Kc इक्वल टू 2.8 इंटू 2.8 अपॉन 3 इंटू 4.2, ये हुआ। ये पॉइंट हटा दीजिए, 14 दूना 28, 14 तेरह 42, ये हुआ। यहाँ से 28 दूना 56, 5.6 अपॉन 9 हुआ। तो ये देखिए जो भी आंसर होगा वो एक से कम होगा, मतलब आंसर कौन सा जाएगा, सी। आइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एग्जामिनर द डेल्टा एच लेस देन जीरो फेवर्ड एट, पूछ रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब फेवर्ड करेगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम कब बनेगा। तो ये देखिए जीरो है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर की कंडीशन लो होनी चाहिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल घट रहा है, और उसी डायरेक्शन में बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट करनी है तो प्रेशर क्या होनी चाहिए, हाई। आंसर होगा हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। नीचे क्लियर प्रिंसिपल है ये। आइए अगला क्वेश्चन, द बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड in which the concentration of ammonia is इतना and concentration of ammonium ion is इतना, if the equilibrium constant Kb for ammonia equals इतना, what is the pH of solution। तो ये देखो ये जो pH है ये बेटा अमोनिया अमोनियम आयन है, तो ये आपका बेसिक होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, तो pH पूछ रहा है जबकि बफर कैसा होगा, बेसिक, तो आपका निकलेगा POH। तो POH, pH नहीं, POH निकालिए। तो POH इक्वल टू होगा PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। PKB आप निकालिए, तो PKB के लिए बेटा एग्जामिनर ने क्या दिया हुआ है, KB। तो PKB इक्वल टू होगा, PKB इक्वल टू होगा माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ये देखिए तो ये 10 की पावर माइनस 6, तो सॉल्व कीजिए। ये हो गया 6 माइनस लॉग 18, और 6 माइनस लॉग 18 होगा तो लॉग
ये होगा 2 इंटू log 2 प्लस log 3 प्लस log 3, 3 दूना 6 3 का 18, ये हुआ। log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3 आप रखिए। log 3 की वैल्यू 0.5 आप रखिए। log 3 की वैल्यू 0.5 रखिए, तो ये हो गया, ये आपका हो गया 1.3। 1.3 सॉल्व करो तो ये हो गया 4.7। ये इतना आ रहा है पी के वी का वैल्यू। अप्रोक्स में बेटा ये कैलकुलेशन है 4.7, तो आप यहाँ पे रखिए, ये 4.7 हो गया। अब प्लस लॉग सॉल्ट कितना दिया हुआ है, सॉल्ट अमोनियम आयन जो है वो है 0.2 और अमोनिया कितना है 0.3, तो ये हो गया। यहाँ से बेटा ये 4.7 प्लस log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.5, तो ये हो गया माइनस में 0.2, तो ये माइनस 0.2 करो तो ये आपका आएगा कितना 4.5 के आसपास। अब यहाँ से आप सॉल्व करो तो pH निकालो, तो pH इक्वल टू हो गया 14 माइनस 4.5, तो आपका 14 में से 4 गया 10, और 10 में से 0.5 गया तो 9 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा। थोड़ा सा बेटा ये आंसर नजदीक दिया हुआ है, आंसर देखिए नजदीक दिया हुआ है, तो ये जो कैलकुलेशन है लॉग की वैल्यू है वो आप एग्जैक्ट रख के करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू बिहेव एज लेविस बेस, आंसर होगा बेटा BF3। अगले में आइए क्वेश्चन नंबर ये, for the reaction N2 plus O2 gives 2NO. The equilibrium constant is K1. The equilibrium constant K2 for the reaction. इसके लिए K1 दिया है, इसके लिए पूछ रहा है। तो दोनों रिएक्शन में देखो बेटा बहुत नहीं, इसके लिए K2 दिया हुआ है और इसके लिए पूछ रहा है। तो ढंग से सोचिए कि ये रिएक्शन एबव बोथ की सहायता से कैसे आएगा। तो NO2 हमें चाहिए, इसमें बेटा NO2 है, इस रिएक्शन को पलटो, रिएक्शन को पलटोगे तो ये हो गया 2NO2 gives 2NO प्लस O2, और रिएक्शन पलटोगे तो कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो K2 की जगह पे क्या हो जाएगा 1/K2, ये हो गया। अगला हमें N2 प्रोडक्ट साइड में चाहिए और क्या चाहिए O2, तो ये देखो N2 O2 चाहिए, तो इस रिएक्शन को पलटो तो ये हो गया 2NO gives N2 प्लस O2, और जब रिएक्शन पलटोगे तो कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा कि K1 की जगह पे 1/K1। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड कर दीजिए, तो ऐड करोगे तो आपका हो गया, ऐड करने पे ये 2NO ऐड करने पे ये आपका आ गया NO2, हमें NO2 चाहिए और कितना है 2NO2, तो इस पूरे इक्वेशन को हाफ से भी क्या करना होगा डिवाइड, तो ये आपका होगा हाफ से डिवाइड करोगे, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये भी क्या हो गया हाफ। अब हमें मिल गया बेटा NO2, तो यहाँ से NO2 मिल गया। ये देखिए ये NO और ये, अच्छा यहाँ भी हमें सिंगल NO चाहिए, तो इस इक्वेशन को भी क्या करो हाफ से मल्टीप्लाइड कर दो, तो देखो हाफ से मल्टीप्लाइड करोगे तो यहाँ पे पावर हाफ और यहाँ भी पावर हाफ, तो ये बेटा आपका 2NO सिंगल NO और ये सिंगल NO, ये कट गया। यहाँ पे बेटा आपका हाफ N2 आ गया, और ये आपका क्या हो गया हाफ F2, मतलब जो इक्वेशन चाहिए वो मिल गई। तो हमारा आंसर हो गया ऐड करने पे कांस्टेंट भी आपका मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो गया 1/K1 की पावर हाफ इंटू 1/K2 की पावर हाफ, आंसर हो जाएगा C, 1/K1 K2 अंडर रूट। आइए अगले में क्वेश्चन नंबर 43, 43 में देखिए एग्जामिनर क्या कह रहा है, in qualitative analysis the metals of group 1 can be separated from other ions by precipitating them as chloride salt. A solution initially contained silver ion and Pb plus 2 at a concentration of 0.1 molar. Aqueous HCl is added to this solution until the chloride ion concentration is 0.10 molar.
What will be the concentration of silver plus ion and Pb plus 2 be at equilibrium? EgCl दिया हुआ है, Ksp वैल्यू दिया हुआ है। फिर से क्वेश्चन देखिए, मेंस में आया हुआ है, हो सकता है कि कैलकुलेशन लेंदी हो, देखते हैं। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस the metals of group 1 can be separated from other ions by precipitating them as chloride salt. A solution initially contained Ag plus Pb plus 2 at a concentration of 0.1 molar. एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास Ag प्लस है और Pb प्लस 2, कंसंट्रेशन 0.1, फिर एग्जामिनर कह रहा है कि aqueous HCl is added to until the chloride ion concentration is. फिर एग्जामिनर कह रहा है कि HCl मिला है, तब तक मिला है जब Cl माइनस कितना ना हो जाए, 0.1. What will be the concentration of Ag plus and Pb plus 2 be at equilibrium? Sp for AgCl. AgCl दिया हुआ है, तो यहाँ से AgCl की Ksp है 1 पॉइंट, AgCl के लिए कैलकुलेशन हो रहा है 1.8 into 10 की पावर माइनस 10 gives Ag plus Cl माइनस इक्वल टू, ये हमें चाहिए x इंटू 0.1, तो ये आपका जो आंसर होगा वो हो गया, यहाँ से हट गया, यहाँ पे आया तो ये हो गया, हटाइए तो 10 ऊपर गया, 10 नीचे आया, तो ये कट गया 10 की पावर माइनस 9, तो Ag प्लस 1 जो आया वो हो गया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9। अब दूसरा देखिए, PbCl2 में PbCl2 में आप देखिए तो आपका PbCl2 के लिए ये हो गया Pb प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, तो यहाँ पे बेटा PbCl2 का दिया कितना हुआ है 1.7 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू Pb प्लस 2 का कंसंट्रेशन हमें चाहिए इंटू Cl माइनस, और Cl माइनस का कितना हो गया 0.1 का स्क्वायर, तो ये आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो एक आंसर बेटा ये हुआ, दूसरा जो आपका आंसर हुआ वो ये हुआ। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, तो सी। ये क्वेश्चन नंबर 44th नंबर बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज हाइड्रोजन आयन इन मोल पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज 0.2 मोलर इन सोडियम एसीटेट एंड 0.1 मोलर इन एसिटिक एसिड Ka। एग्जामिनर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है। अब एक चीज देखो, ये वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, मतलब ये क्वेश्चन बफर का हो गया, तो बफर का पहले, और एक चीज एसिडिक बफर होगा, तो सबसे पहले पीएच निकाल लो और पीएच की सहायता से क्या निकालो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये देखिए पीएच इक्वल टू पीके और पीके इक्वल टू होगा लगभग, ये कैलकुलेट करो तो ये 5 माइनस लॉग 18 पी के ए इक्वल टू 6 माइनस लॉग 18 और लॉग 18 होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 0.3 0.5 0.5, ये हो गया 1.3, तो 6 में से गया 5, 5 में से 4.7, तो पीके लगभग बेटा जो आएगा वो होगा 4.7, तो पीएच इक्वल टू पीके 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट का कंसंट्रेशन है बेटा 0.1 और एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट है 0.2 और एसिड कितना है 0.1, ये कट गया, यहाँ पे आप सॉल्व करो तो log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3, तो ये हो गया 0.3, 4.7 और 0.3 ये कितना हो जाएगा 5, और पीएच बेटा 5 हो तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, तो आंसर देखिए इसमें, ठीक। फिर वही बेटा इसमें दिक्कत आ रही है, आंसर पास पास है तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन जो अप्रोक्स हो रहा है उसको आप नजदीक कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन में,
क्वेश्चन नंबर 45th में आपका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी एंड केपी आर नॉट इक्वल। ये देखो, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो होती है, केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी। देख लीजिए कि किसमें डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, तो इसमें बेटा जीरो है, केपी केसी बराबर होंगे, इसमें एक एक दो, एक एक दो, ये भी बराबर है, एक और एक दो, दो, इसमें भी बराबर है, लेकिन इसमें देखिए एक इधर है, सॉलिड का नहीं लिया जाता है, एक मोल इसका है और इसका कितने मोल है, दो। तो इस कंडीशन में डेल्टा एन जी जो है वो आपका जीरो नहीं है। लास्ट वाले में डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो केपी केसी बराबर नहीं होंगे, आंसर कौन सा जाएगा, डी। आइए अगले क्वेश्चन में, in a buffer solution containing equal concentration of B minus and HB, the Kb for B minus is 10 की पावर माइनस 10, pH of buffer solution, Kb for इतना, buffer solution containing equal concentration of B minus, बेटा ये बेस दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, एसिड और उसका ये कंजुगेट बेस दिया हुआ है, इसका मतलब एसिडिक बफर होगा, और एसिडिक बफर का बेटा पीएच निकलेगा, एसिडिक बफर का क्या निकलेगा, पीएच। कैलकुलेट करें, पीएच इक्वल टू पी के ए, और देखो के बी दिया हुआ है, तो बेटा के बी, ये देखो के डब्ल्यू इक्वल टू होता है के ए इंटू के बी दिया हुआ है, तो यहाँ से के ए इक्वल टू हुआ के डब्ल्यू अपॉन के बी, के डब्ल्यू होता है 10 की पावर माइनस 14, और के बी बेटा कितना होगा, 10 की पावर माइनस 10, तो यहाँ से के ए की वैल्यू जो आ रही है वो 10 की पावर माइनस 4, तो पी के ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4। अब देखिए पीएच इक्वल टू पी के ए 4 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड इक्वल, और लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड दोनों ये क्या है, सेम, तो 1 हो गया, लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो आंसर जो होगा वो कितना होगा, 4 डी। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 47th 47th में कह रहा है एग्जामिनर, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, 2a plus b gives 3c plus d is begun with concentration of a and b both an initial value of 1 molar. When equilibrium is, the concentration of d is measured and is found to be 0.25 molar, value of equilibrium constant पूछा जा रहा है। आइए सॉल्व करें, ये देखो ओरिजिनल इक्वेशन 2a plus b gives 3c plus d। एग्जामिनर कह रहा है कि a और b इक्वल अमाउंट से शुरू किया जा रहा है, और इक्वल अमाउंट कितना है, 1, तो ये देखो 1 है, ये 1 है, तो शुरू में ये क्या हो गया, 0, ये शुरू में क्या हो गया, 0, और ये देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्शन में क्या हो रहा है कि a का 2 मोल, b का 1 मोल खर्च हो रहा है, तो c का 3 मोल और d का कितना मोल बन रहा है, 1 मोल। तो हम x के फॉर्म में कहें तो एट इक्विलिब्रियम ए का 2x खर्च होगा, तो बचेगा कितना, 1 माइनस एक्स, बी का x मोल खर्च होगा तो बचेगा कितना, 1 माइनस एक्स, सी का 3x बनेगा, और डी का कितना बनेगा, x, और एग्जामिनर x की वैल्यू कितनी दे रहा है, 0.25, तो कैसे निकालिए, तो ये देखो ये 0.25 है, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 0.25, मतलब 25 75, 0.75, ठीक, ये हो गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 0.25, तो ये भी हो गया 0.75, और ये 1 माइनस 0.50, तो ये क्या हो गया 0.50, तो आंसर जो आएगा वो आ गया कैसे इक्वल टू प्रोडक्ट, ये हो गया 0.75 का क्यूब इंटू 0.25 अपॉन 0.50 का स्क्वायर इंटू 0.75। चेक कर लीजिए किस में आंसर है, ये सब में सेम है, ये आपका 0.25 सब में सेम है। अब यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर और 0.75, तो जो आपका आंसर जाना चाहिए वो कौन सा हो गया, बी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। एग्जामिनर कह रहा है कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड HCN
आर 1.5 इंटू 10 की पावर -15 एंड 4.5 इंटू ये रेस्पेक्टिवली। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये देखो दो का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको ब्रेक डाउन करके उसका लिख लें। तो ये देखिए सबसे पहले वाला एसिटिक एसिड का है। एसिटिक एसिड को बेटा हम तोड़े, एसिटिक एसिड थोड़ा इधर से लिखें, एसिटिक एसिड CH3COOH ब्रेक डाउन होगी तो बनेगा H+ और एसिटेट आयन, एसिटेट आयन ये बनेगा। अब यहाँ से देखिए इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट है 1.5 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू H+ इंटू CH3COO माइनस अपॉन CH3COOH ये दिया हुआ है। अगला ये दूसरा HCN का दिया हुआ है, पहला ये दिया हुआ है, दूसरा HCN का दिया हुआ है, HCN का दिया हुआ है। तो HCN बेटा टूटा तो ये टूटा H+ और CN- इसमें यहाँ पे आप लिखो इसका तो ये हो गया 4.5 इंटू 10 की पावर -10 इक्वल टू हो जाएगा H+ इंटू CN- अपॉन HCN। ये दो हमें अब हमें चाहिए ये वाला। ये देखिए इसमें हमें बेटा CN- चाहिए, CN- लेफ्ट हैंड में, जबकि इसमें किसमें है राइट हैंड। तो इसको हम पलट दें, इस इक्वेशन को हम रिवर्स कर दें, रिवर्स कर दें। और ये देखो हमें एसिटिक एसिड इधर चाहिए और इधर ही है, मतलब एसिटिक एसिड लेफ्ट हैंड चाहिए, लेफ्ट हैंड ही है तो उसको वैसे ही रहे। अब देखो जब इसको तुम रिवर्स करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस इक्वेशन को वैसे ही रहने दीजिएगा, एज इट रहने दीजिए और इसको रिवर्स कर दीजिए। फिर दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो तो डिजायर्ड इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन की क्या चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हो तो दोनों के जो कांस्टेंट है उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाइड। तो बेटा HCN को आपने अपोजिट किया तो वो रिवर्स होगा और एसिटिक एसिड वाला कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। तो ये देखिए हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 4.5 इंटू 10 की पावर -10, ये आपका हो गया। तो यहाँ से बेटा ये कटा, ये कटा, ये -5 ऊपर गया तो +5 और ये देखो ये कट गया, ये कट गया। यहाँ पे एक और जीरो कर दो तो ये 4 आ जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज लेविस एसिड, कौन लेविस एसिड होगा, बेटा डी। डी में आपका बोरोन है, बोरोन 3 बॉन्ड बनाया, 0 लोन पेयर हुआ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लेविस एसिड के तरीके से बिहेव करेगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 50। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज, इतना अमोनियम हाइड्रोक्साइड का के दिया हुआ है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछ रहा है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बेटा पूछ रहा है तो आपका जो फार्मूला होगा वो होगा KH इक्वल टू KW अपॉन KI। इस फार्मूले को रखिए, KH आपका पूछ रहा है KW 10 की पावर -14 होगा और KI ये देखिए 298 केल्विन है तो 10 की पावर -14 होगा और KI का वैल्यू दिया हुआ है 1.77 इंटू 10 की पावर -5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज द हाइड्रोक्सिल आयन इन द फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml 0.05 मोलर HCl with 30 ml 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बताना है। तो ये देखो पहला एसिड है और दूसरा बेस है तो दोनों का न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है, इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बचा रहेगा। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम इक्विवेलेंट में से आप
HCl का ग्राम इक्विवेलेंट माइनस कीजिए, इक्वल टू फाइनल ग्राम इक्विवेलेंट कीजिए। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट होगा 30 इंटू 0.1 और मोलैरिटी दिया हुआ है नॉर्मेलिटी के लिए 0.2 माइनस आपका हो गया 20 इंटू 0.05 और बेटा HCl की बैलेंसिंग फैक्टर तो ये फाइनल जो आपकी नॉर्मेलिटी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन निकालना है और बेटा आपका फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो 30 प्लस 20 कितना हो गया 50। कोई भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये भी ml, ये भी ml, ये भी ml। लीटर में चेंज करोगे तो सब आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो ये हो गया 3 2 जा 6 माइनस ये हो गया बेटा नीचे 100 100 और नीचे 100 हुआ 100 और 20 बच्चे 100 ऊपर 100 नीचे 100 कट गया 1 इक्वल टू n इंटू 50। तो यहाँ से बेटा ये 5 इक्वल टू n इंटू 50 होगा। तो नॉर्मेलिटी मतलब हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होगा 5/50 और 5/50 करो मतलब 1/10 और 1/10 का मतलब 0.1। तो आंसर जो आएगा वो आपका कौन सा हो गया डी। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ से आप देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ गैस Ab2 can be represented as the degree of dissociation is x and is small compared to 1। ये बड़ी बात कह रहा है। The expression relating degree of dissociation x with equilibrium constant Kp and total pressure P। आइए सॉल्व करें। तो सबसे पहले लिखते चलें एक एक करके। तो यहाँ पे बेटा ये 2Ab2 गैस है, फिर बेटा आपका 2Ab गैस प्लस B2 गैस। कह रहा है कि x बहुत छोटा है 1 के कंपेयर में, तो हम इसको 1 से माने। तो ये मान लो 1 है, तो ये कितना हो गया 0, ये 0। एट इक्विलिब्रियम हम बात करें, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे बेटा ये देखो ये 2x खर्च हो रहा है, तो बचा कितना 1 माइनस 2x। ये 2 बन रहा है 2x बन रहा है, ये 1 बन रहा है तो x बन रहा है। अब हमें बेटा अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सबकी पार्शियल प्रेशर मिल जाए तो बेटा न्यूमेरिकल आपका क्या हो जाएगा सॉल्व। और आप जानते हो कि पार्शियल प्रेशर निकालने का फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें पहले इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल चाहिए। तो टोटल मोल हो गया 1 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। तो ये हो गया 1 प्लस x। अब इक्विलिब्रियम पे Ab2 का पार्शियल प्रेशर होगा 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x और टोटल प्रेशर P। इक्विलिब्रियम पे AB का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा 2x अपॉन 1 प्लस x इंटू P और इक्विलिब्रियम पे बेटा B2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा x अपॉन 1 प्लस x इंटू P। अब यहाँ से सॉल्व कर लें, तो सॉल्व कीजिएगा तो Kp इक्वल टू आपका आएगा, Kp इक्वल टू आ गया 2AB और मतलब जो AB का आ रहा है उसका स्क्वायर, तो 2x इंटू P अपॉन 1 प्लस x इसका स्क्वायर इंटू x इंटू P अपॉन 1 प्लस x, ये एक हो गया अपॉन दूसरा जो आपका होगा वो होगा 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x इंटू P और इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिए में आप ध्यान रखिएगा कि जहां पे आपको आवश्यकता पड़े तो x को आप क्या कर दीजिएगा नेग्लिजिबल कर दीजिएगा। मतलब 1 माइनस एक्स कहीं पे हो 1 प्लस x बच रहा हो लास्ट में, पहले बेटा नेग्लेक्ट नहीं किया था, बाद में नेग्लेक्ट करना। और जब नेग्लेक्ट करना तो x को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दीजिएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका हो गया ये डी। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। एग्जामिनर कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन द रिएक्शन, ये दिया हुआ है, इज डिक्रीज्ड बाय 1/4 टाइम्स, देन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe plus 3Bb। कह रहा है कि इस रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन OH माइनस
1/4 टाइम्स डिक्रीज किया गया। तो ये देखो इसका कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है 3। तो क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 फेरस कितना इंक्रीज करना होगा। ये देखो रिएक्शन हुई, रिएक्शन की बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करने से होती नहीं है। तो हमने OH माइनस का कंसंट्रेशन घटाया है, तो Kc की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए फेरिक का कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। तो ये देखो इसकी कंसंट्रेशन को 1/4 टाइम्स घटाया है, तो कोफिशिएंट 3 है, पावर कर दो 3, 1/4 का पावर 3, तो ये हो गया 1/64। मतलब 1/64 आप इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए इसको कितने टाइम्स बढ़ाना होगा 64। तो आपका आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। आइए 54 में एग्जामिनर कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड सॉल्यूशन ऑफ pH 3 4 5 आर मिक्स, व्हाट विल बी द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सिंपल बेटा देखो, तो तीनों की तीनों एसिड है, 3 4 5 पीएच तीनों एसिड होगा, तो 3 एसिड मिलाया जा रहा है, फाइनल एसिड बनेगा और उस फाइनल एसिड की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछी जा रही है। तो सिंपल फार्मूला, पहले एसिड का N1V1 प्लस दूसरे का N2V2 प्लस तीसरे का N3V3 इक्वल टू फाइनल। आपका हो गया पहला N1 हो गया, पीएच दिया हुआ, तो पहले का हो गया 10 की पावर -3 हाइड्रोजन आयन या नॉर्मेलिटी, 10 की पावर -3 इंटू वी प्लस, दूसरे का हो गया 10 की पावर -4 इंटू वी प्लस तीसरे का हो गया 10 की पावर -5 इंटू वी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 3V इंटू फाइनल नॉर्मेलिटी मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये देखिए V सब में कॉमन आएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से फाइनल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू हो गया 1/3 और ब्रैकेट में आपका आ गया 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -4 प्लस 10 की पावर -5। आप सॉल्व करो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हो गया 1/3। अब ये देखो ये आपका कॉमन हो गया 10 की पावर -3, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, उसको हम बाहर निकाल लें तो ये हो गया 10 की पावर -3, इसमें कुछ नहीं बचा 1 प्लस इसमें कितना बचा 0.1, इसमें कितना बचा 0.01। तो ये आपका हुआ। यहाँ से फाइनली आप सॉल्व कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1.1111 इंटू 10 की पावर -3/3। आप इसको बेटा सॉल्व कर लो तो जो भी आपका आंसर होगा वो आ जाएगा। आंसर यहाँ पे एक 10 और रखिए और यहाँ पे 10 की पावर -4 रखिए, ये हो गया 3.7 समथिंग, ये आपका आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन दिया है और उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितनी दी हुई है 8 दी हुई है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन H2I2 2HI। ये देखो दोनों रिएक्शन में देखिए डिफरेंस क्या है। तो बेटा जो ऊपर वाला रिएक्शन है और नीचे वाला दोनों रिवर्स है, तो रिएक्शन को आप पलट दीजिए और कोफिशिएंट 2 का मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए। तो ये देखो रिएक्शन को पलटोगे तो कांस्टेंट भी अपोजिट हो जाएगा और कोफिशिएंट 2 लगाओगे तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आंसर हो गया 1/64। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एग्जामिनर कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शन, ये दिया हुआ है, आर इन द रेशियो ऑफ 9:1। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ X and AB equal, then total pressure at equilibrium first and second are in the ratio। total pressure equilibrium का पूछ रहा है, उनका रेशियो पूछ रहा है। सबसे पहले हम पहले इक्वेशन का सॉल्व कर रहे हैं, फिर दूसरे का, फिर दोनों का हम रख देंगे। तो पहला आपका जो इक्वेशन है बेटा ये है x ब्रेक डाउन हो रहा है y प्लस जेड में। हमने मान लिया कि इसकी शुरू की कंसंट्रेशन 1 है, ये 0 है, ये 0 है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे x खर्च हुआ तो बचा 1 माइनस x, ये बना x, ये बना x। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसका पार्शियल प्रेशर हो गया 1 माइनस x अपॉन टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का 1 प्लस x इंटू पहला इक्वेशन का हम टोटल प्रेशर P1 मान ले रहे हैं, तो ये हो गया P1। ये हो गया आपका x अपॉन 1 प्लस x और ये हो गया P1। तीसरे का हम x का मान लें z का, x अपॉन 1 x अपॉन
1 प्लस एक्स और ये हो गया बेटा P1। अब यहाँ से हम Kp निकालें, तो यहाँ से Kp पहला इक्वेशन है तो हम नाम दे दे रहे हैं Kp1। तो Kp1 इक्वल टू हो गया x इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन ये हो गया, और यहाँ पे आपका P1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बेटा P1 का स्क्वायर, और ये आपका जब डिवीजन जाएगा तो ये देखिए 1 माइनस एक्स इंटू P1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से तो थोड़ा सा बेटा ये सॉल्व कर लो, तो ये देखिए एक P1 और एक P1 ये आपका कट गया, 1/x और एक 1/x ये आपका कट गया। तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है वो हमें मिलेगा कि P1 इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर, और एक प्रेशर बचा हुआ है ये आपका P1, और ये देखिए 1 प्लस एक्स माइनस 1/x। तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को आप सॉल्व करो तो ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बेटा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब, तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब यहाँ से आप Kp2 की वैल्यू निकालिए, Kp2 की वैल्यू मतलब दूसरी इक्वेशन, तो ये देखिए ये a है 2 ट्रैक इसमें 2b में, तो ये आपका बेटा 2b में आपका 2 ट्रैक। अब यहाँ पे आप सॉल्व करो, तो ये जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए इनिशियल हमने माना कि इसका नंबर ऑफ मोल 1 और इसका नंबर ऑफ मोल 0, ये बेटा टूटा तो बचा कितना 1 माइनस एक्स, और ये बना कितना 2x। अब इसको सॉल्व करो तो इक्विलिब्रियम पे इसके टोटल मोल 1 प्लस एक्स होंगे। इसका बेटा प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P2, और ये होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स और P2। तो यहाँ से Kp2 इक्वल टू सॉल्व कीजिए, Kp2 इक्वल टू आपका आ गया 2x, 2x और फिर उसका आप स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, और ये P2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो ये हो गया 1 माइनस एक्स और ये हो गया P2, और ऊपर चला गया ये आपका 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे ये हो गया ये 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स कट गया, एक P2 और एक P2 बेटा कट गया। तो यहाँ पे जो Kp2 इक्वल टू आ गई, Kp2 इक्वल टू आ गई, तो ये हो गया 4x स्क्वायर इंटू P2, ये होगा 1 प्लस एक्स माइनस इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए हमें Kp2 और Kp1 ये मिल गया। एग्जामिनर ने K1 और Kp1 और Kp2 दोनों का रेशियो दिया हुआ है, दोनों को आपस में आप डिवाइड कर दो और बेटा P1 P2 निकालो, तो ये आंसर जो होगा ये आपका आ जाएगा 36:1। आइए अगले क्वेश्चन पे। ये टॉपिक बेटा टोटल इसमें आपका ये क्वेश्चन 2008 तक का करा दिया गया, टोटल आपके 56 क्वेश्चन थे। तो दोनों आपका टॉपिक ये वाले टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल में इंपॉर्टेंट होता है, और दोनों में थोड़े ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो ये आप ढंग से दोनों टॉपिक कर लो, जो भी डाउट हो दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कीजिए, या कोई भी इस टॉपिक का क्वेश्चन हो उसको आप मैसेज कीजिए तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। अगला जो फिजिकल केमिस्ट्री का बेटा जो टॉपिक होगा वो थर्मो होगी, क्योंकि थर्मो केमिस्ट्री एक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद फिजिकल लगभग आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, फिर आपका ऑर्गेनिक हम करा देंगे।